राम मंदिर एक मुद्दा था, वो समाप्त हो गया ऑलरेडी। कश्मीर की धाराएं थी, वो समाप्त हो गई। अब अगर कोई मुद्दा भारत में बचा है तो वो है बेरोजगारी। अगर आप उसको समाप्त कर दीजिए तो सभी बच्चों की तरफ से मैं आपको बहुत 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 कामना करूंगा कि आप जैसे प्रधानमंत्री फिर मिले। लेकिन अगर ये मुद्दा रह गया तो फिर कहीं ना कहीं देश का युवा बहुत परेशान हो गया है। तो थोड़ा सा समझना होगा इसको, और मैं सरकार से रिक्वेस्ट ही करूंगा, हमारे द्वारा ही चुनी गई मानने में बिलीव रखता हूं कि सरकार से लड़ना उचित नहीं है, सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाना उचित है। लेकिन अगर आप सरकार हैं और आप नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं लड़ना तो पड़ेगा हक के लिए। तो हम लोग हक की लड़ाई लड़ेंगे अगर आप हमारी नौकरियों का ध्यान नहीं रखते। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। दोस्तों कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम सीमा पे है और आज हमारे बीच में दोनों दिग्गज अगर कह लिया जाए तो बड़ा कम पड़ जाएगा। अब सर को तो आप पहचान ही रहे हैं, नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन नया चेहरा मेरे साथ हैं और अच्छा भी लगता है। मैथ के जादूगर कहे जाते हैं और आज हमारे साथ गाजीपुर से चले आए इसके साहब से मिलने के लिए। पहले हम लोग बेरोजगारी पे ही, चूँकि ये लोग कहते हैं ना कि खड़ा पहले किसी तरह खड़ा करना, लेकिन ये लोग खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलेगी बच्चा बैठ नहीं पाएगा। अब इनसे ही जानते हैं कि सर आप लोग मेहनत करके खड़ा करते हैं, कब बैठने का उचित स्थान मिलेगा, और बच्चे परेशान भी हैं कि कब हम लोग को नौकरी मिलेगी। कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी हम लोग दांव में लगाते हैं। पहले तो फिर से स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे। जोश एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार है और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। तो बड़ा अच्छा मुद्दा आप उठाए हैं बेरोजगारी का। कहते हैं ना सर, पिलर खड़ी कर दी हमने, छत दे दो मोदी जी। तो नहीं तो पिलर का फिर कोई काम नहीं होगा। तो छत दोगे तो हमारे जितने भी पिलर्स खड़े हैं, जो एज ए स्टूडेंट हम उसको पिलर ही मानते हैं, तो वो आपके किसी भी छत को होल्ड कर पाएंगे। तो आप रोजगार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी वही एक मुद्दा है जो ज़रूरी है। राम मंदिर एक मुद्दा था, वो समाप्त हो गया ऑलरेडी। कश्मीर की धाराएं थी, वो समाप्त हो गई। अब अगर कोई मुद्दा भारत में बचा है तो वो है बेरोजगारी। अगर आप उसको समाप्त कर दीजिए तो सभी बच्चों की तरफ से मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद दूंगा और कामना करूंगा कि आप जैसे प्रधानमंत्री फिर मिले। लेकिन अगर ये मुद्दा रह गया तो फिर कहीं ना कहीं देश का युवा बहुत परेशान हो गया है। तो थोड़ा सा समझना होगा इसको, और मैं सरकार से रिक्वेस्ट ही करूंगा, हमारे द्वारा ही चुनी गई सरकार है। मैं ये मानने में बिलीव रखता हूं कि सरकार से लड़ना उचित नहीं है, सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाना उचित है। लेकिन अगर आप सरकार हैं और आप नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं लड़ना तो पड़ेगा हक के लिए। तो हम लोग हक की लड़ाई लड़ेंगे अगर आप हमारी नौकरियों का ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चे अब बहुत चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, बच्चों को अब जॉब चाहिए, क्योंकि सर कब तक वो बेरोजगार रहें। एक जवानी का एक पीरियड होता है 20 से लेकर 30 साल या 35 साल की उम्र तक, और वो 15 साल बच्चों के गुजर गए। बहुत सारे बच्चे 30 पार कर गए हैं, एज नहीं बचा है। 2018 की वैकेंसी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, 19 की वैकेंसी का। अब कब आप एग्जाम लीजिएगा, 22 आ गया है। तो आपको थोड़ा सा इस पर सिंसियर होना पड़ेगा। देखिए सर ने सही कहा। आप लोग भी हमेशा कहते हैं कि सर लोग से क्यों नहीं कुछ कहलवाते हैं, सर लोग तैयारी तो करा देते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाएं। तो बेरोजगारी के मुद्दे पे आज हम सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि सर सच कहें कि सरकार अगर चाहेगी तो बेरोजगारी सब हक भी है, जैसे छीनने का भी हक है। हमें रोजगार चाहिए ही चाहिए। हम लोग पूरी माँ बाप फैमिली छोड़ के आते हैं, पटना आ जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, जहाँ एजुकेशनल का हब है वहाँ हम पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ से जब हम पूरी अपनी जोर और ताकत लगा देते हैं, लेकिन बेरोजगार रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ भी होता है। बहुत ज़्यादा। आप देखिएगा, बच्चों को मैंने देखा है एक ही ड्रेस में वो
पूरा साल निकालते हैं। उन बच्चों के पास एक जीन्स या दो जीन्स तो मुश्किल से हो पाता है, चप्पल उनके पास एक है, एक से दो टी शर्ट है उनके पास, और वो कैसे अपना जीवन, क्या उनको नहीं लगता है कि उनको भी सूट पहनना चाहिए, उनको भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का हक है, उनको भी मिठाइयाँ खाने का हक है, उनको भी अपने परिवार को खुश रखने का हक है। ये सारा हक आप कैसे छीन सकते हैं? जी जी। और अगर आप छीन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दोषी हैं, आपकी सरकार दोषी है। तो आपसे हम यही नम्र निवेदन करेंगे कि बच्चों को इस अभिशाप से मुक्ति दे दीजिए। कोरोना से बाद में मरेगा बच्चा, उससे पहले बेरोजगारी से मर जाएगा। बेरोजगारी अब बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है, तो आप इससे मुक्ति दिलवाइए। और आप जैसे लोग हैं जो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, नेशनल मीडिया को तो पता नहीं, ये सब दिख ही नहीं रहा है, उनको क्या दिखता है और कहाँ है वो कुछ पता नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे लोग हैं जो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए जो सक्सेस को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आपने बताया, लेकिन आज भी लड़के कहीं धरना दे रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं। पेपर अगर हो रहा है तो पेपर भी लीक हो जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें किसका दोष है सर? सर कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों का ही दोष है। हम लोग ही, जब तक हम लोग ठीक नहीं होंगे, सरकार को आप किस किस बात के लिए दोष दोगे? जी, हर बात के लिए आप कहीं पर थूक देते हो, ये सरकार की गलती है क्या? नहीं सर, नहीं। तो आप अगर कहीं पर प्लास्टिक कचरा फेंक देते हो, ये सरकार की गलती है क्या? उससे नाला जाम होता है, तो आप ऐसा क्यों करते हो? आप मत करो। अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है तो लीक करवाने में भी हमारा आपका ही योगदान है। और जब तक हम आप ठीक नहीं होंगे तब तक समाज नहीं बदल सकता है, सरकार समाज नहीं बदल सकती है, समाज हमको बदलना होगा। और उसके लिए हम लोगों को शिक्षा की अलख जगानी होगी। और शिक्षा, आप कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सर कहीं ना कहीं शिक्षा का दूध सबको पीना होगा, और तभी सर हमारा देश उन्नति की राह पर चलेगा। उसमें जो भी गुरुजन योगदान दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो शिक्षा की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं और बच्चों को शिक्षित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि 8 घंटा ही सिर्फ ड्यूटी होती है। मैं यहाँ देखता हूँ कि 15-15, 16-16 घंटा आप लोग दिन रात एक करके बच्चों को तरोताजा करते रहते हैं, एकदम जोश भरते रहते हैं। उन लोगों में ऐसा डाल देते हैं जान कि कहीं भी अगर देखा जाए तो वो जाके लड़ सकता है, इस तरह से मतलब तैयार कर देते हैं। डर नाम का चीज़ का चैलेंज करते हैं। आप ही के बच्चे चैलेंज कर देते हैं, बैठा के दिखाओ, अगर पेपर को ना मैं हल करके दिखा दूं तो फिर कहिएगा। आप ही के बच्चे, मैंने सुना है कि इसके जहाँ के यहाँ से बच्चा आता है तो चैलेंज करता है, पूरे सरकार को चैलेंज करता है एक बच्चा। अब ना जाने कितने बच्चे होंगे। समझिए ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास कि आप किसी को पेपर दे दो, आपने कहा ना पेपर लीक होता है, आप एक बच्चे को 100 के 100 पेपर दे दो और मैं दूसरे बच्चों को पेपर नहीं दूंगा, वो दूसरा बच्चा जिसको मैं पेपर नहीं दूंगा वो ज्यादा स्कोर करेगा। बच्चे ऐसे हैं, वो कहते हैं पेपर दे दो सर, देने दो उसको, मैं स्कोर कर लूंगा। अगर वो 95 मारेगा ना तो मेरे पास ऐसे बच्चे जो पेपर नहीं देखेंगे और 97 मार के आएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस है बच्चों का। तो उसका कारण है सर वो तपा हुआ सोना है जो बहुत ही निखरा हुआ है। बस उसको सर सही जगह की जरूरत है। सही जगह अगर आभूषण पहुंचेगा तभी वो चमकेगा। तो वो आभूषण सही जगह तब पहुंचेगा जब सरकार इसमें थोड़ा सा योगदान देगी और सरकार ईमानदारी पूर्वक अपना काम करेगी। लास्ट सवाल करना चाहूँगा सर, बच्चे जो धरना दे रहे हैं कि रोजगार दो ऐसे तमाम, तो उनके आप साथ में रहकर अगर साथ होते तो क्या बोलते, उनके साथ होते तो क्या बोलते? सर उनके साथ अभी हैं भी और होते तो यही कहते कि मोदी जी अब रोजगार चाहिए। अब कोई उपाय नहीं बचा है। बच्चे 6x3 के कमरे में, जब आप बच्चों के कमरे में जाओगे सर तो आपको पता चलेगा 6x3 के कमरे में वो कैसे रहते हैं। उनके पास मतलब इतना बड़ा कमरा है कि आप अगर या हम उसके कोई गेस्ट आ जाते हैं तो वो नीचे सोता है और गेस्ट को ऊपर सुलाता है। मतलब किस जद्दोजहद में उसकी जवानी गुजर रही है आप सोच भी नहीं सकते। तो हम तो यही चाहेंगे, सरकार से यही विनती करेंगे कि जो वैकेंसी आप दिए हैं कम से कम उतना का ज्वाइनिंग आप करवा दीजिए ताकि बच्चों को ये लगे कि मेरा हुआ और कुछ जिनको नहीं होना है वो उनको लगे कि मेरा नहीं हुआ। कम से कम वो इस मानसिक प्रताड़ना में ना रहे कि मुझे रोजगार खुद से क्रिएट करना है या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कोई एक डिसीजन हो जाए अब बस। अब इस में उसको ना अटकाया जाए कि तुम अपना धंधा करोगे या फिर सरकारी जॉब मिलेगी। बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर हो सकता है हम अपने धंधे में जाएं और इधर एग्जाम हो जाए। तो बच्चे कसमकस में लटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे निकालना इस सरकार की परम दायित्व है और सरकार इसमें प्रखर रूप से अपना योगदान देगी।
ऐसा हम उम्मीद करते हैं मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मैं देश के लिए हूँ और देश हमारा है। तो उस पर आपको काम करना होगा मोदी जी, खाली कहने से नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया मुझे और बच्चों के लिए इतना कहा, बहुत आभार प्रकट कर। बगल में आप देख सकते हैं मैथ के जादूगर कहे जाने वाले अरुण यादव जी है, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ साथ सर भी हैं, एसके झा सर से आज मिलकर ऐसा लग रहा है जैसा कि हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जिस तरह से एक अंधेरे कमरे में अगर अचानक कहीं से उजाला आ जाए, तो उस तरह से आज हम एसके झा सर से मिलने के बाद मुझे ऐसा ही कुछ फील हुआ है। अरे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपके माध्यम से ही सर से मुलाकात करने का मौका मिला है। और जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा सर खिले हुए हैं, जिसकी कोई अंदाज़ा नहीं है। चलिए सर, हम लोग बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, आप सर से भी मिल ली, लेकिन बेरोजगारी पे आप लोग जैसे सर ने कहा कि हम लोग पिलर तैयार कर देते हैं, लेकिन छत तक पहुंचाने में हाथ सरकार का है। अगर नहीं सरकार चाहेगी तो पिलर का क्या मतलब निकलेगा? तो उनके लिए, बेरोजगारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि सरकार इस समय थोड़ा सा अगर एक्टिव हो जाए, तो जो बच्चे 2018-19 से ही ग्रुप डी रेलवे का फॉर्म भरे हैं, जो 1 लाख के आसपास जो वैकेंसी है, कम से कम पहले उसका एग्ज़ाम करा दे, ताकि बच्चों के अंदर एक हौसला अफजाई हो कि चलिए कम से कम अब एग्ज़ाम हो गया तो परिणाम भी आएगा। क्योंकि उम्मीदें बहुत दिनों से हैं और कहीं ना कहीं बच्चे अब हताश हो रहे हैं। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत पत्रकार बंधु हैं जो इस बात पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि देश में हमारी रोज़गार की स्थिति क्या चल रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ फील होती है कि जिस इंसान के हाथ नहीं, आज जो भारत का हाथ बन के खड़ा है, उसका नाम जितेंद्र सर है। ऐसे तो आप लोग का कृपा है, आप लोग ने ही जितेंद्र को पैदा किया है। अगर सर लोग ना होते आज पटना, मैं क्यों भाग भाग के आता हूँ? ऐसे सर ने, जैसे होता है ना कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी की होती है, तो एसके झा हुए, खान सर में, रहमान सर में, ये लोग मेरे लिए जौहरी बन के आए। नहीं तो हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को कौन जानता। और आप जैसे लोग मुझे कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि बना देते हैं, कहीं कुछ बना देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिर आप लोग कहते हैं कि इतना जोश भरते हैं कि भारत में कुछ अलग करने का मौका मिल जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश के जितने युवा हैं, अगर उन्हें रोज़गार अगर मिल जाए, तो मुझे लगता है कि भारत के बहुत बड़ा मुद्दा से मुक्ति मिल जाएगी। और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इस चैनल के माध्यम से हम सरकार से बस यही अनुरोध करूंगा कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द एक नए पद्धति के थ्रू यहाँ पे लाने का प्रयास करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो कीमती समय दिया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हमेशा जितेंद्र था, है और रहेगा। जैसे होता है ना कि मेरा भारत माता, अगर भारत मेरा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, वैसे ही जितेंद्र की रगों में जब तक अगर खून है तो ये लहू बन के हमेशा एक एक कतरा आप लोग के बीच में बहता रहेगा। मैं आप लोग का आभार प्रकट करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।